हेलो एवरीवन, दिस इज तारीफ एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। भाई आज मैं आया हूं फिर से इस क्वेश्चन पेपर को लेके जो 2021 सीयूईटी का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। इसमें से हम लोगों ने पॉलिटिकल थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं वो लास्ट टाइम भी सॉल्व किए थे। अभी इंटरनेशनल रिलेशन के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इग्नोर मत करना किसी भी फैक्ट को। पेन और नोटबुक अपने पास रख लो, लिखते चलो फैक्ट, यूके यही फैक्ट पूछे जाएंगे। यही पोटेंशियल क्वेश्चन है। ये मत सोचना कुछ और आएगा, ये नहीं आएगा। यही आएगा जब पेपर करके आओगे वापस मेरे से पूछना। लिंक जो पेपर का है मैं अटैच कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां जाके इस पेपर को डाउनलोड करके कर सकते हो। और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं जो आप लोग प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं, जिनमें 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, वो मैं अटैच कर रहा हूं। और अगर बहुत से स्टूडेंट चाहते हैं कि आईआर कहां से पढ़ा जाए, तो जो बुक्स मैं पढ़ता हूं आपको सजेस्ट कर देता हूं, डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा। अगर आपको चाहिए होंगी तो ले सकते हो, नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी है। ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हैवर्ड जो है, ये बुक मैं पढ़ रहा हूं भाई। देखो, ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हैवर्ड, ये बुक एक आ गई आईआर के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बुक जो मैं आईआर के लिए खुद से पढ़ता हूं वो है बेलीज एंड स्मिथ की द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मुझे लगता है किसी तरह के भी आईआर को कवर करने के लिए आपको फैक्ट्स एकदम अच्छे, और कहीं भी आप एग्जाम लिखना चाहे, वो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम हो या वो सीयूईटी एमए पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हो, तो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं अभी का क्वेश्चन। और बट उससे जरूरी बात है कि थी, बहुत से स्टूडेंट मुझे डीएम करके पूछ रहे हैं, सर आप कुछ कोचिंग करा रहे हो तो हमें बताओ, हम लेना चाहते हैं। मैं कुछ भी कोचिंग वगैरह नहीं कर रहा हूं, मनी लेके किसी से भी। जो भी कर रहा हूं ये यहाँ पे ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि टाइम कम है, इसलिए यही ऑप्शन है मेरे पास पढ़ने के लिए। तो शुरू करेंगे अभी का पेपर भाई। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है। इससे पहले पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन थे। 72 में पहला क्वेश्चन जो आता है पेपर में वो है आईआर पे, द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नॉफ्टा वाज इंप्लीमेंटेड इन 1994 बाय यूएसए एंड कनाडा, कनाडा एंड मैक्सिको, यूएस कनाडा एंड मैक्सिको, या मैक्सिको एंड यूएसए। तो इसका जो आंसर है वो है थर्ड, यूएसए कनाडा एंड मैक्सिको। तो इसका आंसर क्या है भाई? यूएसए कनाडा एंड मैक्सिको। हैंडराइटिंग के साथ कंप्रोमाइज कर लेना भाई, थोड़ा हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं है। तो नॉफ्टा जो है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को, नाफ्टा जो है वो इन तीन कंट्रीज का है, यूएस कनाडा और मैक्सिको का। अब नाफ्टा में से दूसरे कौन से सवाल जो हैं वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है नाफ्टा कब जो है फॉर्म किया गया था। तो इसलिए नाफ्टा फर्स्ट टाइम जो फॉर्म किया गया था 1994 में किया गया था। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नाफ्टा के जैसा ही एक दूसरे को कंफ्यूज करके पूछा जाता है साफ्टा, राइट? साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक है, तो एक है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये साउथ एशियन कंट्रीज का था, ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज का था, जिसमें तीन कंट्री थी, यूएस कनाडा और मैक्सिको। और ये 1994 में हुआ था। जो साफ्टा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये हुआ था 2004 में। याद रखना, आप अगर आपको साफ्टा पूछा गया तो 2004 टिक कर देना, और नाफ्टा पूछा गया तो 1994 को टिक कर देना। ये नाफ्टा था क्या भाई? देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आप लोगों को बताया था 90s में जो रेगरिज्म और थैचरिज्म का टाइम आया था, जब ये कहा गया था कि इकोनॉमी को जो है लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, राइट, लिबरलाइज कर दो इकोनॉमी को, ट्रेड बैरियर्स को हटा दो, ट्रेड रेगुलेशन कम कर दो, इन्वेस्टमेंट बैरियर्स जो है वो कम कर दो, ताकि कंट्रीज में फ्री ट्रेड होता रहे और गुड्स का जो ट्रेड का लोगों का आना जाना जो है वो चलता रहे। फ्री ट्रेड होना चाहिए, पर्टिकुलरली इसमें यह था। तो इसलिए इन कंट्रीज ने कहा था, तीन कंट्रीज ने यह डिसाइड किया था कि हम जो है ट्रेड बैरियर को रिड्यूस कर देंगे, रिमूविंग ट्रेड बैरियर एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को कम कर देंगे। इसलिए यह नाफ्टा तीन कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 1994 में, 1994 में, कि हम लोग ट्रेड बैरियर्स को जो है लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो गया था। मार्गरेटिज्म एंड थैचरिज्म, जिसको मैंने आप लोगों को अगर याद होगा तो पहले बताया था, टीना जो स्लोगन था, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव देन लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ओपनिंग ऑफ बॉर्डर्स। ट्रेड बैरियर्स और बॉर्डर्स को खोल देते हैं, इकोनॉमी को ओपन कर देते हैं। उसी का ये पार्ट था नाफ्टा, जिसमें बॉर्डर्स को कम कर दिया गया था यूएस कनाडा और मैक्सिको के दरमियान, ताकि ट्रेड बैरियर्स जो हैं ना रहे और ट्रेड इजीली जो होता रहे, इन्वेस्टमेंट अच्छे से होता रहे। अब याद रखना, नाफ्टा जो था इसको रिन्यू किया गया, इसको अपडेट किया गया है 2020 में। नाफ्टा जो था उसको अपडेट किया गया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है
डोनाल्ड ट्रंप ने जो था इसको अपडेट किया था, और इस अपडेटेड नाफ्टा को, नाफ्टा याद रखना, इस अपडेटेड नाफ्टा को नाफ्टा 2.0 भी कहते हैं, या फिर कहते हैं USMCA, विच मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। तो नाफ्टा को 2020 में अपडेट किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपडेट किया था, जिसको आप कहते हैं नाफ्टा 2.0 या कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। तो ये क्वेश्चन जो है नाफ्टा से ज्यादा पूछा जाता है, मगर इसके साथ साथ याद रखना साफ्टा को मत भूलना, साफ्टा भी इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। 2004 में जो है साफ्टा का एग्रीमेंट 2004 में हुआ था, और ये भी एग्रीमेंट जो था ट्रेड को लेके था, जिसमें साउथ एशियन कंट्रीज ने कहा था कि हम भी जो है भाई ट्रेड बैरियर्स को कम करेंगे ताकि ज्यादा लोगों को परेशानी ना आए ट्रेड करने में। अब सारा साफ्टा में कितनी कंट्रीज थी? 8 कंट्रीज थी। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। साफ्टा में कितनी कंट्रीज थी भाई? 8 कंट्री जो थी वो साफ्टा में थी। कौन कौन सी लिख लो। अफगानिस्तान थी, बांग्लादेश था, भूटान था, और इंडिया था, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो साफ्टा जो है वो सार्क का, जो सार्क की कंट्री, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क की कंट्री जो है वो साफ्टा का पार्ट है। और साफ्टा का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2004 में, जिसमें 8 साउथ एशियन कंट्रीज थी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसलिए नाफ्टा और साफ्टा में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1994 में नाफ्टा, 2004 में साफ्टा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही कॉमन पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है और हो सकता है इस बार आप लोगों को आए, इसलिए इस ऑप्शन को रूल आउट बिल्कुल मत करना। क्वेश्चन है भाई, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन? आप लोगों को पता है, ओके, ऑप्शन देख लेते हैं, 15, 17, 25 या 27। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन? तो इसका आंसर आता है 4th, 27। हम सब लोगों को पता है कि यूरोपियन यूनियन एक बहुत हार्ड टॉपिक रहा है पिछले टाइम में, 2020 में पर्टिकुलरली, क्योंकि ब्रेक्जिट हुआ था, ब्रिटेन ने एग्जिट किया था यूरोपियन यूनियन में। इससे पहले जो था यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज थी, मगर अब यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री रह चुकी हैं। यूरोपियन यूनियन क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए यूरोपियन यूनियन में से कौन से और क्वेश्चन, पोटेंशियल क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं इस बार के पेपर में। सबसे पहले एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन आता है कि यूरोपियन यूनियन जो थी वो कब क्रिएट हुई थी और किस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्रिएट हुई थी? तो याद रखना, ईयू जो है एक ट्रीटी थी, मैस्ट्रिच ट्रीटी जिसको कहते हैं, स्पेलिंग है MAASCTRICHT। मैस्ट्रिच ट्रीटी जो था, इसके अकॉर्डिंग जो था ईयू, यूरोपियन यूनियन क्रिएट हुई थी, और वो क्रिएट हुई थी 1993 में। मैस्ट्रिच ट्रीटी के अकॉर्डिंग यूरोपियन यूनियन क्रिएट हुई थी। इसमें कितनी कंट्रीज थी भाई? 27 कंट्री जो अभी हैं इसमें। पहले इसमें 28 कंट्रीज थी, ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया, अब ब्रिटेन इसका पार्ट नहीं है। ये था क्या, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, तब आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से और अच्छे से कर पाओगे। इसमें भाई 27 कंट्रीज वो मिली, यूरोप की 27 कंट्रीज, और उन्होंने ये कहा कि हम बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जैसे इंडियन स्टेट्स हैं डिफरेंट, दिल्ली आ गया, पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, केरला आ गया, या कोई भी और स्टेट आ गई, जितनी हमारी स्टेट का एरिया इतनी उनकी कंट्रीज हैं। तो वो एक दिन में ऑलमोस्ट 6 से 7 कंट्रीज को ट्रैवल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों ना एक काम करें कि हमारे लोगों को आना जाना पड़ता है हर दिन, यहां जॉब किया वापस दूसरी कंट्री में जाना पड़ता है, तो हम एक काम करते हैं, अपने जो बैरियर्स हैं लोगों के आने जाने के, जो वीजा पॉलिसीज है, उनको खत्म कर देते हैं और एक कॉमन वीजा रखते हैं, जो लोग वीजे की जरूरत ही नहीं, कॉमन आ जा सकते हैं कंट्री में, यहां जॉब करके, लग्जमबर्ग में जॉब करके, में भी हो सकता है शाम को नॉर्वे में, फिनलैंड में जॉब करके एक दूसरी कंट्री से यहां वहां जा सकते हैं। तो इसलिए इस एक इंटरनल सिंगल मार्केट उन्होंने बनाया। 27 कंट्रीज ने मिलकर कहा कि हम एक ऐसा काम करते हैं कि इंटरनल सिंगल मार्केट रखते हैं, जिसमें हमारे लोग डिफरेंट कंट्रीज से आएंगे, अपनी यूरोपियन कंट्री से आए, आपस में यहां पे काम करें और वापस घर भी चले जाएं, वीजा की जरूरत ना पड़े। अब बट याद रखना, इसमें 27 कंट्रीज ने शामिल नहीं हुई थी, 22 कंट्री थी, 22 कंट्रीज ऐसी थी जिसने कहा कि ठीक है, वी एग्री कि हम एक कॉमन वीजा रखेंगे, मगर उसमें 5 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने कहा कि हम एग्री नहीं है, जिसमें आयरलैंड जो थी वो तो टोटली ऑप्ट आउट कर गई। आयरलैंड जो है, याद रखना, आयरलैंड जो है
एक एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट को कहते हैं शेंजिन एग्रीमेंट, राइट। याद रखना SCHEAGAN, शेंजिन एग्रीमेंट। ये शेंजिन एग्रीमेंट जो था ये 1985 में ये एग्रीमेंट हुआ था, और ये इंप्लीमेंट कब हुआ था एग्रीमेंट? 1995 में। इस एग्रीमेंट में क्या इंपॉर्टेंट बात थी? इस एग्रीमेंट में ये बहुत सी कंट्री जो थी वो आई, जैसे 22 कंट्री आउट ऑफ 27 यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में से 22 कंट्री जो है वो आई, और उन्होंने कहा ठीक है हम एग्री होते हैं, हम अपने वीजा पॉलिसी जो है उसको कॉमन कर देते हैं, आपके लोग हमारी कंट्री में आ सकते हैं और हमारे लोग आपकी कंट्री में जा सकते हैं विदाउट शोइंग देयर वीजा। बट कुछ कंट्री से वो एग्री नहीं हुई। 4 कंट्री जो इसमें याद रखना जो एग्री नहीं हुई, उसमें एक है बल्गेरिया, क्रोशिया, राइट, बल्गेरिया हो गया, क्रोशिया हो गया, साइप्रस हो गया और रोमानिया। ये कंट्रीज थी, ये कहती हैं कि हम लोग अभी वेट करेंगे, आने वाले टाइम में हम ज्वाइन करेंगे, हम भी वीजा जो है आपके लोगों को देंगे। बट अभी तक ये कंट्री जो है उस एग्रीमेंट को एग्री नहीं की है। जबकि आयरलैंड एक ऐसी कंट्री थी जिसने टोटली ऑप्ट कर दिया था, जो ऑप्ट आउट हो गई थी, जिसने कहा मैं तो इस वीजा पॉलिसी को ज्वाइन करूंगा ही नहीं। बाकी जो कंट्री थी उन्होंने कहा कि हम लोग वेट करेंगे, बट 22 कंट्री ने इसका पार्ट बन चुकी थी, जिन्होंने ये कहा कि हम एग्री होते हैं, हमारे लोग यहां वहां आए जाएंगे और काम करेंगे। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसमें ये डिसाइड किया गया था कंट्रीज के दरमियान कि हमारे पीपल, गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल जो है उसका फ्री मूवमेंट होना चाहिए। जो 22 कंट्री जो एग्री हुई हैं यूरोपियन यूनियन में शेंजिन वीजा पे, उसका कौन कौन सी कंट्रीज है? फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, पोर्चुगल, नॉर्वे, डेनमार्क, और जैसे बाल्टिक स्टेट्स हो गया, और कौन सी होगी? नॉर्डिक स्टेट्स होगी। ये स्टेट्स जो हैं भाई, उन्होंने कहा कि हम लोग 22 कंट्रीज में आती हैं जो जिन्होंने शेंजिन एग्रीमेंट को भी ज्वाइन किया है, और उसमें यह कहा कि बॉर्डर्स को ओपन रखेंगे और एक कॉमन वीजा हम लोग रखेंगे, राइट। उसी के साथ साथ ये सारी कंट्रीज को याद रखना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसमें भी बहुत ज्यादा हाई है भाई, पर्टिकुलरली नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, इन कंट्रीज को। अब एक दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन पूछा जाता है, यहां पर ये फैक्ट आप लोग याद रखना ना, बल्गेरिया, क्रोशिया, साइप्रस और रोमानिया जो है वो शेंजिन एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। शेंजिन एग्रीमेंट जो है वो लग्जमबर्ग जो कंट्री है वहां पे छोटी एक, उसमें जगह है एक सिटी, उसमें हुआ था ये एग्रीमेंट, जहां पे 22 कंट्री ने एग्री किया था कि हम कॉमन वीजा रखेंगे, और 5 कंट्रीज ऐसी थी जो कह रही थी कि हम कॉमन वीजा पे एग्री नहीं करते हैं, राइट। अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत कॉमन पूछा जाता है इसी में यूरोपियन यूनियन में, वो क्या क्वेश्चन है? यूरोपियन यूनियन का प्रीकर्सर क्या था? यूरोपियन यूनियन कैसे ओरिजिनेट हुई थी? तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है। यूरोपियन यूनियन का प्रीकर्सर क्या था? यूरोपियन यूनियन का प्रीकर्सर, किससे यूरोपियन यूनियन ओरिजिनेट हुआ था? तो उसका प्रीकर्सर था ECSC, which means European Coal and Steel Community, right? European Coal and Steel Community and EEC, European Economic Community। तो इन दो चीजों से यूरोपियन यूनियन का जो था ओरिजिनेशन हुआ था। जो इसके प्रीकर्सर है यूरोपियन यूनियन का वो है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा जाता है, यूरोपियन यूनियन का प्रीकर्सर क्या था? तो क्लिक कर देना ECSC एंड EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, राइट। तो ये क्वेश्चन आ गया इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द हेडक्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन इज लोकेटेड इन लागोस, डर्बन, लुएंडा और एडिस अबाबा। तो इसका आंसर जो है वो 4th है, एडिस अबाबा। एडिस अबाबा जो है वो कैपिटल ऑफ इथोपिया है, का कैपिटल है। क्या है अफ्रीकन यूनियन भाई? हम सब लोगों को पता है जब कॉलोनाइजेशन हुआ था तो बहुत सी कंट्री जो थी, पर्टिकुलरली अफ्रीकन और एशियन कंट्री जो है 1950 के बाद जो है वो इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रही थी, अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म फाइट कर रही थी। तो उस टाइम एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था अफ्रीकन कंट्रीज का, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, वो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी 1963 में। इसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस किया गया था अफ्रीकन यूनियन जो थी, अफ्रीकन यूनियन जो थी इसने इसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस किया और ये फॉर्म्ड हुई 2001 में। 2001 में अफ्रीकन यूनियन जो थी
वो फॉर्म की गई जिसने रिप्लेस किया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी को 1963 वाली को। इसका मेन पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस यही था कि हम जो छोटी कंट्रीज हैं उनकी सॉवरिनिटी को सेव करेंगे, हम लड़ेंगे अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखेंगे और किसी भी तरीके की कोलोनाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट लड़ेंगे हम लोग। दे वर अगेंस्ट कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन की बात करते थे और प्रमोट करते थे इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन, राइट। सो इंटरनेशनल पीस और कोऑपरेशन की बात करते थे, इंडिपेंडेंस की बात करते थे, डीकोलोनाइजेशन की बात करते थे और नेशनल सॉवरेनिटी की बात करते थे। तो अफ्रीकन यूनियन जो था ये रिप्लेस किया, 2001 में बना और इसने रिप्लेस किया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी जो 1963 में फॉर्म हुई थी उसको। अफ्रीकन यूनियन में ऑलमोस्ट 55 जो कंट्रीज थी वो इसका पार्ट है, सारी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो इसका पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन का, राइट। तो अब जो है ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 74। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अगस्त 2021। देखो इसका ऑप्शन है इंडिया, एस्टोनिया, फ्रांस, आयरलैंड। इसका आंसर है वैसे इंडिया, मगर आप सब लोगों को पता है यूएन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूएन से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, इस बार भी 101% पूछे जाएंगे। अब यूनाइटेड नेशन के 5 डिफरेंट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जनरल असेंबली हो गया, यूएनएससी हो गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया, आईसीजे हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट। ये यूएन के मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन आगे। बट जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूएन का और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यूएनएससी क्या है और यूएनएससी का सिक्योरिटी काउंसिल का अगस्त 2021 में किसके पास प्रेसिडेंसी थी? तो आंसर इंडिया है। इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को एक बैकग्राउंड दे देता हूं। यूएनएससी में याद रखना 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो हैं नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं यूएनएससी में। याद रखना यूएन में नहीं है, ये यूएनएससी की बात कर रहे हैं। 5 परमानेंट मेंबर कौन से? वही जो P5 कंट्रीज हैं, राइट, जिनके पास वीटो पावर है। जैसे यूएस हो गया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कौन से P5 कंट्रीज हैं। यूएस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, यूके हो गया और फ्रांस हो गया। ये 5 जो हैं ये P5 कंट्रीज में आती हैं, ये परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी का। और 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का। अब यूएनएससी में भाई हर 2 साल में एक बार इलेक्शन होता है और उसमें यह डिसाइड किया जाता है कि जो भी कंट्रीज नॉन परमानेंट और परमानेंट मेंबर बनेंगी यूएनएससी का, उनको 1 महीने के लिए प्रेसिडेंसीशिप का चार्ज दिया जाएगा। तो 2021 में जो है इंडिया को प्रेसिडेंसीशिप का चार्ज मिला था। अब नेक्स्ट अगेन 2022 दिसंबर 2022 को इंडिया को फिर से प्रेसिडेंसी का चार्ज मिलेगा, राइट। तो एवरी 2 ईयर इसमें जो है हर 2 साल में एक बार यह भी पूछा जाता है यूएनएससी में इलेक्शन कितने टाइम में होता है। तो एवरी 2 ईयर में 2 साल बाद इसमें एक बार इलेक्शन होता है और जो भी नॉन परमानेंट और परमानेंट मेंबर्स मिलके 1 महीना हर कंट्री के पर्सन को दिया जाता है प्रेसिडेंसी के लिए। तो 2021 में याद रखना इंडिया जो था उसने प्रेसिडेंसी को संभाला था यूएनएससी के, राइट। और यूएन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं भाई? यूएन पर्टिकुलरली कब फॉर्म हुआ था, यूएन के पार्ट को आगे भी पढ़ेंगे। 1945 में यूएन फॉर्म हुआ था, बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। और यूएन का हेडक्वार्टर कहां है? यह तो बहुत इजी है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और यूएन के जो है जनरल सेक्रेटरी कौन है? अभी के लिए एंटोनियो गुटेरेस जो है वो यूएन के जो है जनरल सेक्रेटरी हैं, राइट। तो यही क्वेश्चन बस नेक्स्ट आगे हम लोग डिस्कस करेंगे यूएन के रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस।